हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। आप सभी का स्वागत करता हूं कक्षा 13 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। 12th फिजिक्स का आपका वेव ऑप्टिक्स का ये टॉपिक हमने ऑलरेडी एक लेक्चर इसका देखा हुआ है और ये होने वाला है आपका पार्ट नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, राइट। हमने प्रीवियस लेक्चर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक ब्रीफ रिकॉल करवा देता हूं। हमने वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट थ्योरीज जो साइंटिस्ट ने दी उनके बारे में पढ़ा। देन हमने यहां पर वेव फ्रंट को पढ़ा। वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनते हैं, और वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो होता है वो किस तरीके से होता है, इतनी बातें की हैं। अब हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हाइगन्स प्रिंसिपल, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एक साइंटिस्ट है हाइगन नाम के, इन्होंने अपनी थ्योरी बताई थी जो कि वेव थ्योरी कहलाई। तो हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग वेव ऑप्टिक्स को आगे पढ़ते हैं। उन्हीं साइंटिस्ट की सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बताएंगे, देन उनसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और फिर हम इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर जो टॉपिक होने वाला है वो है हाइगन प्रिंसिपल। सबसे पहले हम यहाँ पर हाइगन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, वेव ऑप्टिक्स में ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस साइंटिस्ट का नाम आप यहाँ पर देख रहे हो हाइगन, इन्होंने एक थ्योरी दी हुई है जिसको हम बोलते हैं हाइगन्स वेव थ्योरी। हाइगन्स वेव थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने लाइट, देखो जैसे बाकी लोग बोल रहे थे कि लाइट जो है वो रे फॉर्म में है, ये है वो है, हाइगन ने इसको वेव थ्योरी के फॉर्म में समझाया, इसको वेव कंसीडर किया और फिर समझाया और कई सारे प्रूफ बताए इन्होंने। तो पहले तो छोटी सी सिंपल सी बात है हाइगन के प्रिंसिपल की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइगन का प्रिंसिपल। देखिए हाइगन ने क्या कहा, इसको समझते हैं। बोला इन्होंने, अकॉर्डिंग टू हाइगन लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स each point on the given wavefront called primary wavefront act as a fresh source of new disturbance or wavefront called secondary wavelets which travels in all direction with the velocity of light in a given medium। अब ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रिंसिपल ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको ये समझ में नहीं आता। देखो लिटरली सीधी बात बता रहा हूं, ये प्रिंसिपल ऐसे देखने पर समझ में नहीं आता। तो क्या करें सर अगर समझ में नहीं आता? तो आओ सीखो, पढ़ो, बताते हैं आपको। देखो इन्होंने बोला फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका सोर्स है, ये आपने क्या मान लिया, सोर्स। इसको आप बोल दीजिए ऐसे। इससे क्या चलेंगी, लाइट्स चलेंगी आगे, है ना। ये आपका क्या है, सन मत मान लेना इसको, है ना, ये आपका सोर्स, ठीक। जब इससे लाइट आगे की तरफ चलेंगी तो ये एक वेव फ्रंट बनाएंगी। क्या बनाएंगी, वेव फ्रंट, ठीक है। ये क्या बनाती है, एक सेकेंड, है ना, ये बनाती है वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट बनाती है, ठीक। मान लेते हैं कि और थोड़ा आगे एक और वेव फ्रंट बना लेते हैं, ऐसे ही बनेगा ये वेव फ्रंट भी, ठीक। और आगे बढ़ाएंगे तो और बन जाएगा। अब इस वेव फ्रंट पे आप कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, जैसे आपने ये कर लिया, ठीक। आप इस पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लो, ठीक है। आपने ये पॉइंट कंसीडर किया, ठीक, और बाकी सारी चीजों को हटा दिया, तो ये जो पॉइंट है ना, अकेला एक पॉइंट जो आपने कंसीडर किया, रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा बना देता हूं, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट है, ये फिर से कैसे बिहेव करेगा कि ये एक खुद क्या है, एक खुद ये अपने आप में सोर्स है, ठीक है। और फिर इससे क्या चलने लगेंगे, वेव फ्रंट्स चलने लगेंगे। समझ में आई? और वो सभी डायरेक्शन में चलेंगे क्योंकि यहां से भी ये रे जाएगी आगे। ठीक, समझ गए बात कि ये जो अकेला, ये जो पॉइंट आपने जो कंसीडर किया ना, इससे भी कई सारी क्या चलेंगी, वेव्स चलेंगी। और वो आपका एक, ये जो पॉइंट आपका था वो किस पे था, ये ऑलरेडी जो आपका प्राइमरी सोर्स था ना, इस प्राइमरी सोर्स के वेव फ्रंट पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया था। तो प्राइमरी सोर्स के वेव फ्रंट पे जो कोई भी पॉइंट होता है वो खुद कैसा बिहेव करता है कि वो खुद एक वेव फ्रंट है। मतलब वहां पे वो अपना एक सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है और उसकी फिर वेव फ्रंट चलने लगती है। ये वेव फ्रंट जो होती है सभी डायरेक्शन में चलती है और स्पीड ऑफ लाइट के बराबर चलती है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो अगर ये बात आपको थोड़ी समझ में आई तो जरा ध्यान से देखो। अब फिर से प्रिंसिपल पढ़ते हैं, कोई दुख नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़िए। देखो लिखा, हाइगन ने क्या कहा, ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ये जो हमारा दिया हुआ था वेव फ्रंट, ये वेव फ्रंट दिया हुआ था, ग्रीन कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये वेव फ्रंट गिवन था।
हमने उस ग्रीन वाले पर कोई एक पॉइंट कंसीडर किया, आपने बोला ना ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक। फिर हमने बोला कि उस पॉइंट से क्या होता है, तो ये बोल रहे हैं कि ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट, कौन सा गिवन, जो प्राइमरी होता है, इसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी है। ये जो था ये कौन सा था, प्राइमरी, ये प्राइमरी वेव फ्रंट हो गया, ठीक। प्राइमरी वेव फ्रंट से वो जो पॉइंट है एक्ट एज अ फ्रेश सोर्स। ये देखो ये फिर से क्या बिहेव करने लगा, सोर्स की तरह। यहां से भी लाइट कैसे चलती, ऐसे चलती, और ये चला ही रहा था और इसके वेव फ्रंट बन ही रहे थे। लेकिन इस वेव फ्रंट पर अगर कोई भी पॉइंट कंसीडर करोगे तो वो फिर पॉइंट जो होता, खुद अकेला पॉइंट भी सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। और न्यू सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट, इसको आप क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट। ये जो चला, ये जो अलग से चला ना, आपने जो ये ग्रीन कलर से यहां बनाया था नीचे, इस पे एक पॉइंट कंसीडर किया था और फिर उसके बाद ये फिर चल गया, तो ये जो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इनको आप सेकेंडरी वेव फ्रंट या सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। और फिर लिखा है विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। जो भी मीडियम होगा उसमें उतनी स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रेवल करेगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा, ठीक है। एयर में होगा तो एयर में जो लाइट की स्पीड होती है उससे, वाटर में होगा तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है उससे ट्रेवल करेगा, राइट। शायद अब कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि यह बात आपके दिमाग में आई होगी। एक क्या करो, इमेजिन करो एक बल्ब है, बल्ब से वेव फ्रंट चल रहे थे। वेव फ्रंट कैसे चलते समझते हो ना, सभी डायरेक्शन में वेव्स जाएंगी, सभी डायरेक्शन में वेव जाती है, उनका सेम पॉइंट आप कंसीडर कर लो। एक 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 पॉइंट आपने मिला लिया, टाइम बराबर 0.01 मिली सेकेंड पे जो अभी ने कंसीडर किया था। उन सबको जब मिलाते हो तो आपको एक क्या बन जाता है, स्फेरिकल टाइप का शेप मिल गया, ठीक। ये आपका वेव फ्रंट कहलाता है। इस वेव फ्रंट पे एक पॉइंट कोई भी कंसीडर कर लो, जो पॉइंट कंसीडर करोगे वहां से फिर वेव्स जो होंगी वो क्या करेंगी, भागने लगेंगी, वेव्स जो होंगी वहां से निकलेंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि किसी भी वेव फ्रंट पे, प्राइमरी वेव फ्रंट पे कोई भी बिंदु जो होता है, पॉइंट जो होता है, वो सेकेंडरी वेवलेट कहलाता है या बनाता है, या सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, या सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाता है। वो खुद अपने आप में सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, राइट। तो ये बात होती है। अब इसके आगे देखते हैं, और ये देखो अभी जो मैंने समझाया अब मैं आपको फिर समझाता हूं। देखो एक ये प्लेनर वेव फ्रंट चल रहा था, ये क्या चल रहा था, प्लेनर वेव फ्रंट। इस पे आपने ये पॉइंट कंसीडर किया और आपने बोला कि ये जो है ना, ये वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट है, जो अंकल समझाए थे ना अभी, वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट है। अब इससे क्या होगा, इससे वेव्स आगे चलेंगी, समझ गए बात, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, ये आपका बन गया, ये बन गया आपका सोर्स जो आपने कंसीडर किया, ये आपका वो सोर्स जो आप कंसीडर कर रहे हो, ये वेव फ्रंट। फिर आपने कोई पॉइंट लिया, मान लो और पॉइंट लेते हैं हम, ये पॉइंट, तो क्या होगा, इससे भी क्या चलेंगी, इससे भी वेव्स चलेंगी, इससे भी वेव्स चलेंगी, तो ये रहा इसका। ये एक और पॉइंट आप कंसीडर करो, इससे भी क्या होगा, ये रहा, ये रहा, समझे। तो ये जो आपने बनाए हैं ये सब, ये वाला बना दिया, ये वाला बना दिया, ये बना दिए, ये सब क्या है, ये सब सेकेंडरी वेव फ्रंट्स हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर आपने, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने प्लेनर वेव फ्रंट पे पॉइंट कंसीडर किए हैं, अगर आपने प्लेनर वेव फ्रंट पे पॉइंट कंसीडर किए तो आपको फिर क्या मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट मिलेगा। कैसा मिलेगा, प्लेनर वेव फ्रंट, ठीक। और अगर आपने वेव फ्रंट जो है वो आपने कर्व्ड वाला लिया हुआ है, कौन सा लिया है, कर्व्ड, तो आपको जो यहां पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये क्या है, ये सोर्स है, ये सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और फिर ये भी कैसा बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका कर्व्ड वाला। स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल, लीनियर होगा तो लीनियर, सिलेंड्रिकल होगा तो सिलेंड्रिकल। आ गई बात समझ में। तो जिस तरीके का आप सोर्स कंसीडर करते हो, जिस तरीके का सोर्स कंसीडर करते हो, वैसे ही आपके क्या बनते हैं, वैसे ही आपके ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं वो बनते हैं, ठीक है। ये बात आई समझ में इतनी, ठीक। चलिए और थोड़ी बातें, ये बात तो मैंने आपको समझाई थी कि ये क्या चीज है। अब एक चीज और यहां पे है, देखो इस पॉइंट को समझेंगे हम, क्या बोलना चाह रहे हैं। अ सरफेस टचिंग, लिखा है अ सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव द न्यू वेवफ्रंट एट दैट इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। देखो मैंने जो बताया वही बातें हैं ये, कि जब आप, एक सेकेंड देखो, जब आपने क्या किया, आपने ये वाली सरफेस कंसीडर की, यहां से वेव फ्रंट चले, तो जो आपने ये बनाया ना बाद में, ये सेकेंडरी, ये तो ये जो होता है ये कहलाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्या कहलाता है ये,
सेकेंडरी वेवलेट या वेव फ्रंट, अभी वेवलेट्स भी बोल सकते हैं, उन्होंने वेवलेट्स बोला था। तो आप जितने भी सोर्स कंसिडर करना है भले और कर लीजिए आप, ये भी सोर्स कंसिडर, ये भी पॉइंट ले लो, ये भी पॉइंट ले लो, जितने पॉइंट लोगे सब पर बनेगा। ठीक, 1 सेकेंड है ना, होल्ड। चलिए आगे बढ़ें। अब कुछ अजम्पशन है, अजम्पशन को देख लेते हैं। देखो प्रिंसिपल जो है ना, हाइगन का प्रिंसिपल जो है, इसके कुछ अजम्पशन की बात की गई है यहाँ पर, छोटे से हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अजम्पशंस में देखेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ हाइगन है ये इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट इज अ सोर्स। ठीक है, हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि जो आपका हाइगन ने माना है कि वेव फ्रंट पे जो आपका एक एक जो आपके ये पॉइंट है ना, ये सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। कैसे बिहेव करेंगे? सोर्स की तरह। ठीक, फिर आगे और देखते हैं। लिखा है द एनवेलप ऑफ दिस वेव फ्रंट दैट इज द सरफेस टेंजेंशियल टू द सेकेंडरी वेव फ्रंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट। वही वाली बात फिर से बोल रहा है कि ये जब आप पूरा मिला देते हैं, ये है ना, ये मैंने बनाया ऐसे केवल समझाने के लिए, बाकी है तो ये सीधा। ठीक, तो ये आपने क्या किया था, हर वेव फ्रंट के ऊपर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया था। क्या ड्रॉ किया था? टेंजेंट। ये वेव फ्रंट चल रहे थे, सब पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। समझ गए? तो जो टेंजेंट होता है ये आपका क्या होता है, ये इस सेकेंडरी वेव फ्रंट को बताता है। ठीक, सेकेंडरी वेव फ्रंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका एनवेलप पूरा कहलाता है आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आता है हमारा प्रिंसिपल। क्या आता है? प्रिंसिपल ऑफ हाइगन। इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हाइगन ने वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया। वेव थ्योरी को एक्सप्लेन किया तो इनसे क्वेश्चन पूछे गए, कैन यू डिफाइन रिफ्लेक्शन थ्रू दी वेव थ्योरी, कैन यू एक्सप्लेन दी रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव थ्योरी। तो इन्होंने बोला डेफिनेटली हम प्रूव करके बताते हैं। ठीक, तो इन्होंने इसको प्रूव किया। प्रूव करने में अब यहां पर आपको थोड़ा सा एक पॉइंट समझना पड़ेगा, उसको हम समझते हैं। देखो, ठीक, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे समझना है ना। बात करते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल में, मैंने अभी आपको जैसा कि बोला, हाइगन से बोला गया रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करो। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, मेरे को एक काम करिए, मुझे आप दे दीजिए प्लेनर वेव फ्रंट या प्लेन वेव दे दीजिए। कैसा दे दीजिए? प्लेनर वेव दे दीजिए मुझे, और मैं आपको यहां से मेरे जो प्रिंसिपल है, मेरा जो वेव थ्योरी है, उसके थ्रू मैं आपको रिफ्लेक्शन प्रूफ करके बताता हूं। क्या प्रूफ करके बताऊंगा? रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी। आपने आज तक रिफ्लेक्शन पढ़ा, और रिफ्लेक्शन जब आप रे ऑप्टिक्स में पढ़ने जाते हैं तो रे ऑप्टिक्स में आपको रिफ्लेक्शन कितना सा बताया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट कर देता हूं कि आपका रिफ्लेक्शन कितना पढ़ते हो आप। ठीक, रे ऑप्टिक्स का रिफ्लेक्शन, ये आपकी एक सरफेस हो जाएगी। ठीक है, यहां से एक इंसिडेंट रे आई और यहां पर ये नॉर्मल बना और यहां से ये निकल गई। ठीक, इसको आपने बोल दिया नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे हो गई। आपने कहा I इक्वल्स टू आर, है ना, आपने एक लॉ इसका बोला I इक्वल्स टू आर। इनसे बोला गया कि आप प्रूफ करो वेव थ्योरी की हेल्प लेकर कि क्या रिफ्लेक्शन आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई साहब, कोशिश करता हूं मैं। इन्होंने कोशिश की और इतनी जबरदस्त कोशिश थी कि बिल्कुल सही सही कर दिया। ठीक, तो देखो समझते हैं अब क्या बोलते हैं ये, कि हमारे पास एक वेव फ्रंट दे दो मुझे, प्लेनर वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेनर वेव फ्रंट। एक सेकंड, ये इतना क्यों डिस्टर्ब हो रहा है। प्लेनर वेव फ्रंट दे दो, और प्लेनर वेव फ्रंट जो इन्होंने लिया उसका नाम दिया ए बी, है ना। ये क्या हो गया आपका, ये ए दिखाई दे रहा है यहां पर, ये आपको बी दिखाई दे रहा है। ये ए बी जो है, ये इन्होंने एक प्लेनर वेव फ्रंट लिया और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है। कौन सा वेव फ्रंट है? ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। कैसे? अब समझना, वेव फ्रंट क्या होता है, प्लेनर वेव फ्रंट कैसे होगा? ऐसा दिखेगा, ऐसे चलता हुआ। ये वेव फ्रंट है प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसे चलेगा ऐसा। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये जो वेव फ्रंट है वो पूरा आ रहा है ए बी, ये आपका ए और ये बी, राइट। ये आपका आया पूरा वेव फ्रंट। जब यहां पहुंचेगा, किसी एंगल पे इंसिडेंट करवा रहे हैं हम लोग, है ना, किसी एंगल पे इंसिडेंट करवाया, तो आप जरा ध्यान दीजिए, हाँ, भूलना नहीं है चीजें। अभी मैंने आपको क्या बोला कि अगर ये वेव फ्रंट है, अगर ये वेव फ्रंट है, ठीक, तो इससे परपेंडिकुलर जो चलेंगी वो रे कहलाती हैं। इससे परपेंडिकुलर क्या चलती हैं? रेज। समझ में आई? तो अगर मेरा कोई वेव फ्रंट ऐसा है तो इससे परपेंडिकुलर क्या होंगी? रे होंगी। बोलो यस और नो। बिल्कुल होंगी। ठीक,
अगर मेरा प्लेन वेव फ्रंट होता, ये तो कर्व्ड वाला समझाया मैंने आपको, मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट है, कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट, तो प्लेन वेव फ्रंट पे रेज कैसे चलेंगी, ऐसे, ये क्या है आपकी, ये सब ये रेज ही तो हैं, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट और ये चलने वाली उस पे रेज। अब मुझे बताइए कि आपका ये जो AB जो है ना, AB, ये आपका क्या हो गया, ये आपका AB इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, ये क्या हो गया, इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इस पर जो रे होगी वो रे ऐसे इंसिडेंट करेगी ना, परपेंडिकुलर, देखो ऐसे इंसिडेंट करेगी रे की डायरेक्शन क्या होती है, रे परपेंडिकुलर होती है, ऐसे ही चलेगी रे, हाँ है ना। जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता जाएगा, अगर वेव फ्रंट यहां गया तो रे इसके फिर परपेंडिकुलर हो जाएगी, बोलो यस और नो। तो ऐसी चीजें आपकी होती हैं। ये आपका वेव फ्रंट हो गया, ये आपका वेव फ्रंट हो गया, और ये जो बाकी की जो आपको दिख रही हैं ये सब क्या है, एरो वाली, ये सब रेज हैं, ये सब क्या हैं, ये रेज हैं, समझे। उसी तरीके से हमको इसको प्रूफ करना है अभी फिलहाल में, ठीक। तो देखते हैं कैसे इन्होंने इसको अंजाम दिया। डायग्राम हमने एनसीईआरटी से लिया है सीधा, है ना। देखो सबसे पहले आप यहां ध्यान देंगे कि AB जो है ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, क्या है ये, इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट मतलब जो आती है। फिर ये जो आपका दिखाई दे रहा है यहां पर, ये आपकी एक प्लेन सरफेस है, ये क्या है, सरफेस है। हमको रिफ्लेक्शन बताना है, तो रिफ्लेक्शन बताने के लिए तो आपका क्या होना चाहिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होना चाहिए। तो हमने ये पीछे की तरफ पॉलिश कर दी और जिससे ये शाइनी सरफेस बन जाएगी ऊपर वाली, और वहां से जो भी इंसिडेंट होगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो AB इज योर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो इसके परपेंडिकुलर अगर मैं रे की बात करूं तो एक तो रे ये रही, दिखाई दी, ये एक रे ये रही, और एक रे यही ये रही आपकी, ठीक है। अगर आपका AB है तो AB के एक परपेंडिकुलर ये आएगी और एक ये भी तो आएगी, मतलब बहुत सारी चलेगी, पर हम अभी समझने के लिए दो को ही ले लेते हैं। तो आपको मैंने ये बताया कि ये जो है, ये जो आपकी, ध्यान से देखिएगा, ये जो है ये आपकी एक इंसिडेंट है और दूसरी इंसिडेंट ये है आपकी। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये AB वेव फ्रंट यहां पर टकराया सरफेस पर, AB वेव फ्रंट जब सरफेस पर टकराया तो आपका AB टकराते समय जो सबसे पहले ये वाली वेव तो टकरा गई, रे तो टकरा गई यहां पर, लेकिन इस रे का ना थोड़ा डिस्टेंस बाकी रह गया, ठीक है। अब होगा क्या कि जब ये टकरा जाएगी तो ये टकरा कर तो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये टकरा कर, एक सेकेंड, मैं इसको आपको कैंसिल करके और फिर से ऑन करके बताता हूं, है ना, वो थोड़ा शायद हैंग हो रहा है अब सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट, अभी हम क्या बोल रहे थे, ये इंसिडेंट है, ये वाली आपकी एक रे हुई जो इंसिडेंट हुई, और ये यहां पर टकरा गई, जबकि दूसरी वाली अभी रास्ते में है, यहीं तक पहुंची है। दूसरी वाली जो है वो जो रे है ना, वो अभी पहुंची नहीं है, यहीं तक पहुंच पाई। तो पहली वाली का क्या हो जाएगा, सरफेस पे इंसिडेंट हो जाएगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सरफेस पे इंसिडेंट हो जाएगी तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ये लीजिए यहां चली गई। और जब तक ये वाली वेव यहां से नीचे पहुंचती, यहां पर जब तक ये वाली वेव आपकी यहां पहुंचती नीचे, तब तक सी तक पहुंचती, बी से सी तक पहुंचती, तब तक मेरी वेव ए से कहां पहुंच गई, ए से ई तक पहुंच गई। क्लियर। जब तक मेरा ये बी से सी तक पहुंच रही थी, उतनी ही देर में मेरी ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो कहां पहुंच गई, ए से ई तक। क्या ये बात समझ में आई। तो आप जरा ध्यान से देखिए, क्या मैं सीई को बोल सकता हूं कि सीई जो है वो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। ये सीई जो दिखाई दे रहा है ना आपको, सीई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो टकराने के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो गई। डायग्राम समझ में आया आपको। देखो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा हिंट करते हुए आपको बनाता हूं। ये आपने ए बी बनाया, ये आपने ए बी बनाया, तो एक रे यहां से आई, ठीक है, और एक रे यहां से आई, राइट। अब सरफेस कौन सी थी, ये वाली थी, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारी ये वाली थी।
अब क्या होगा, जहां पे ये जब इंसिडेंट होते हैं तो यहां पर आप एक नॉर्मल ड्रॉ करते हो, नॉर्मल से ये वापस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब लाइट यहां पे पहले टकरा गई थी, ये वाली लाइट रास्ते में थी, जब तक ये यहां पहुंची तब तक मेरी लाइट ये यहां पहुंच गई थी यहां पर। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को मिला दिया। मैंने कहा ये और ये जो है, ये जो आपको मैंने डार्क पिंक बनाकर बताया, ये आपकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी रिफ्लेक्टेड। ये क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड। ठीक है यहां तक बात। और अब जरा ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि जो आपकी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, कौन सी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो होगी वो यहां पर 90 डिग्री का बनाएगी। क्यों 90 डिग्री बनाएगी, क्योंकि भाई साहब ये आपकी क्या थी, ये आपकी है रे, ये आपकी रे है, और ये क्या है, तो ये है वेव फ्रंट। और रे और वेव फ्रंट जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा, इसमें भी देखा। ठीक, तो रे और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, यहां पर ये वाली जो रे है ये इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और ये आपका एंगल आई है, ये भी आपने समझ लिया। और ये जो है, अब समझिएगा, ये एंगल आई है, और वेव फ्रंट का एंगल कितना बनेगा, वो भी तो आई ही बनेगा यहां से, है ना। वेव फ्रंट देखो, ये आपकी वेव फ्रंट और ये आपका इंसिडेंट। ठीक, अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा, आई। अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा, आई। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी तो 90 डिग्री। अगर मैं इसको थीटा से घुमाता हूं, तो मैं यहीं पहुंचूंगा। तो अगर मैंने ये थीटा से घुमाया तो ये भी थीटा, तो ये अगर आई तो ये भी आई, करेक्ट। और जब रिफ्लेक्टेड की बात करेंगे तो रिफ्लेक्टेड अगर ये आर है, तो ये वाला आर आपका, और यहां से ये 90, फिर ये भी 90, और अगर इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका आर। ठीक, एंगल बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है एंगल बनाना। जब आपको एग्जाम में ये लिखने को आए तो आप डायरेक्टली वहां पर ये प्रूफ बिना सोचे समझे उसको लिख दीजिएगा कि ये वाला एंगल आपका आई हो गया, ये वाला एंगल आपका आई हो गया, और ये वाला एंगल आपका आर हो गया। अब आप देख लो थोड़ा सा, ये ए है, ई है, बी, सी, हम इसको प्रूफ करने वाले हैं अब। ठीक, जब आप इसको प्रूफ करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है, मैं एक बार फिर से छोटा सा यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा एक आपके लिए। ठीक है, देखो, काम करते हैं, डायग्राम इधर बनाते हैं। ठीक, ये आपकी सरफेस, ये आपका वेव फ्रंट, ये आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक, ये जिस पर आया वो नॉर्मल, और जिससे गया ये आपका आर, ये आपका आई, ये आपका आई। यहाँ से जो रे चली वो यहाँ टकराई, और इसको आपने कहा है दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर, अगर यहाँ से हम देखें तो इसको हम डार्क कलर से बना देते हैं। ठीक है, ये होगा आपका ई, ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका पॉइंट ए। ये डायग्राम है आपका, और ये आपका एंगल आर, ये आपका डायग्राम है। ठीक, जरा ध्यान से देखिए इसमें, क्या मैंने ये बताया आपको कि जितनी देर में ये यहां से यहां पहुंची, मतलब बी से सी पहुंची, तो भाई साहब अगर मैंने मान लिया कि स्पीड कितनी है, v है, लाइट की स्पीड कितनी है, v है, तो क्या मुझे पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि जो डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी v इंटू टाइम। ठीक, तो वही हमने यहां पर लिखा कि जो B से C की डिस्टेंस है, B से C की जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, तो वो VT के बराबर है। VT क्या है, VT इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट फ्रॉम B टू C। ये VT एक्चुअल में आपने निकाला कैसे, वो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला, पर ये आपकी डिस्टेंस है। जब लाइट आपकी B से C ट्रेवल कर रही थी तो उसी टाइम पर क्या मेरी ये रे नंबर 1, ये रे नंबर 1 मान लो इसको, इस रे नंबर 2 को मान लीजिए, तो रे नंबर 2 जब B से C पहुंची, रे नंबर 2 B से C पहुंची, तो क्या रे नंबर 1 A से E पहुंच गई, तो आप बोलोगे बिल्कुल पहुंची। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि सेम टाइम में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करी, कहां से कहां तक की, तो वो ट्रेवल करी A से E तक की, डिस्टेंस बिटवीन A एंड E। ये वाली डिस्टेंस कौन सी थी कि B से C में जितनी देर जा रही है, जितनी दूरी तय करती, उतनी दूरी इधर तय कर लेगी। तो BC VT हो जाएगा, और AE भी किसके बराबर हो जाएगा, VT के बराबर। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, क्या आपका एक ट्राइंगल हो गया AEC, कौन सा हो गया, AEC, ध्यान से देखिएगा, AEC ट्राइंगल है, इसमें E पर 90 डिग्री बना हुआ है, बोलेंगे हाँ, AEC में E पर
90 डिग्री है। दूसरा ट्राइंगल आप देखिए ABC, दूसरा ट्राइंगल आप देखिए ABC, ठीक। तो यहां पर B पर 90 डिग्री है क्या, ठीक है, और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका C, ठीक। आप मुझे देखकर बताइए क्या मैं यहां पर, क्योंकि आपकी साइड AC जो है ये AC और AC दोनों कॉमन है, AC साइड दोनों कॉमन है, और E पर 90 डिग्री है और B पर भी 90 डिग्री है, तो कैन आई से कि AEC एंड ABC ट्राइंगल आर सिमिलर ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल जो हैं ये ट्राइंगल AEC और ABC आर सिमिलर ट्राइंगल एंड हेंस वी कैन राइट AEC एंड ABC आर सिमिलर ट्राइंगल। तो अगले जो एंगल होंगे उनके अंदर जो हमने बनाए हुए हैं यहां पर, ये हमने जो एंगल बनाए हैं, इस वजह से ये जो आई एंगल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, क्योंकि AEC और ABC भी आपके क्या हैं, ये वाले एंगल जो होंगे आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो यहां पर वो पूरी स्टोरी जो मैंने समझाई वो लिखी है कि अगर आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हो जाते हैं तो आपका I इक्वल्स टू आर हो जाएगा, और जैसे ही आपका एंगल I इक्वल्स टू एंगल आर होता है, यू हैव प्रूवन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने यहां पर रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूव कर दिया है, ठीक है। जैसे ही रिफ्लेक्शन का लॉ प्रूफ हुआ आपका काम बन गया, खत्म, ठीक। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ किया हाइगन ने अपनी थ्योरी से। रिफ्लेक्शन प्रूफ होने के बाद अब अंकल से बोला गया कि आप रिफ्रैक्शन भी समझाओ। क्या बोला गया उनको कि रिफ्रैक्शन भी समझाओ। उन्होंने बोला भाई बिना डाउट के मैं आपको समझाता हूं रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव यूजिंग प्लेन वेव फ्रंट यूज करना है आपको, और यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, इसी को बोलते हैं और यूजिंग वेव थ्योरी, ठीक है। वेव थ्योरी के थ्रू भी प्रूफ कर सकते हैं और ऐसे भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारे पास जब रिफ्रैक्शन की बात आती है, किसकी बात आती है, रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन जो होता है ना, एक बात ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन तब होता है व्हेन मीडियम चेंजेस, ठीक है। रिफ्लेक्शन तब हो रहा था जब मीडियम चेंज नहीं होता है, और रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम चेंज होता है। बात समझ में आ रही है। तो मीडियम को चेंज करवाना है। मीडियम चेंज होने में, मीडियम किसको कहते हैं हम लोग, जैसा कि आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कि रेयर मीडियम, रेयर मीडियम और डेंसर। ऑप्टिकली कंपैरिजन देखते हैं हम लोग कि ऑप्टिकली कौन रेयर है और ऑप्टिकली कौन डेंसर है। तो हमने बोला कि हमारे पास दो मीडियम होते हैं, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयर। तो आपके ये जो मीडियम चेंज हो रहे हैं उसमें क्या हो सकता है वो समझते हैं। हमने बोला कि दो केस बन सकते हैं आपके रिफ्रैक्शन के। कितने, दो केस, कि लाइट या तो डेंसर से रेयर में जाए, है ना, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करे, डेंसर से रेयर की तरफ, या फिर लाइट जो है वो रेयर से डेंसर की तरफ मूव करे, ट्रेवल करे। तो दोनों केस हो सकते हैं कि डेंसर से रेयर में जाए और रेयर से डेंसर में जाए, ठीक है। बस हम यहां पर क्या करेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि प्लेन वेव फ्रंट जो आ रहा है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है। आपको कोई जनरली बोलेगा नहीं कि इसको इसी तरीके से प्रूफ करो, पर अगर गलती से आ जाता है तो आप इसका जस्ट रिवर्स भी कर सकते हैं। मतलब अभी तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, रेयर से डेंसर वाला मामला बता रहा हूं, ठीक है। पर अगर उल्टा बोल देता है तो आप डायग्राम को पूरा पलट दीजिए, मैं समझाऊंगा क्या पलटाना है, वो कर दोगे तो आपका बन जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पे सारी बातें लिखी, पर अब यहाँ थोड़ा सा समझना जरूरी हो गया है इस बात को कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं हमें। ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मीडियम अलग अलग हैं, तो मीडियम 1 में जो वेलोसिटी होगी उसको मैं v1 बोल दूंगा, और मीडियम अगर दूसरा है, मतलब दूसरा मीडियम है, तो उसमें मीडियम 2 को हम बोल देंगे v2। क्या बोल देंगे, v2। समझ आ गई बात। अगर आपका मीडियम 1 है तो आपने उसकी लाइट, देखो लाइट का आपका वेव थ्योरी आपने पढ़ना स्टार्ट की तो आपने ये पढ़ा, आपने ये कहा कि when light changes the medium, its velocity also changes। मतलब velocity is depend on the medium या nature of medium। ये आपने लाइन पढ़ी प्रीवियस लेक्चर में, राइट। तो आपका यहाँ पे मतलब ये है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होना चाहिए। हमने बोला कि एक अगर v1 और v2 हम दो वेलोसिटी मानते हैं इन दी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, अलग अलग मीडियम ने हमने स्पीड मान ली, ठीक। आपको फिर क्या मानना था, आपको मानना था कि आपका वेव फ्रंट कौन सा होगा। तो हमने बोला कि AB जो है वो हमारा इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट होगा, और उसकी वेव जो होगी, रे जो होगी वो AA डैश होगी, वो किसी मीडियम की बाउंड्री पर इंसिडेंट होगा एट पॉइंट A, और फिर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा I,
है ना। तो हमने यहाँ पर सारी बातें बताई और बोला कि बी से सी, अब देखो डायग्राम देखोगे तब ये समझ में आएगा। ये रहा आपका डायग्राम, ये आपका मीडियम ऊपर वाला जो है वो मीडियम 1 हो गया, और ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये आपका हो गया मीडियम 2। ठीक, तो आपके मीडियम 1 में जो स्पीड है वो v1 है, लाइट की स्पीड कितनी है v1, और मीडियम 2 में जो है वो स्पीड v2 है। ठीक, न्यूटन की जो थ्योरी थी वहां पर हमने ये समझा था कि इट फेल्ड इन एक्सप्लेनिंग द स्पीड ऑफ लाइट इन मोर फास्टर या मोर इन रेयर मीडियम देन डेंसर मीडियम, है ना। वो जो थ्योरी थी वो ये प्रूफ नहीं कर पा रही थी कि स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन द रेयर मीडियम एंड लेस इन द डेंसर मीडियम। इफ मीडियम 1 इज रेयर मीडियम, क्या बोला हमने, इफ रेयर मीडियम 1 दिख भी रहा है वैसे आपको, आप देखोगे तो ये आपको रेयर दिखाई देगा, ये आपको डेंसर दिखाई देगा। तो अगर मीडियम 1 रेयर है तो यू कैन डायरेक्टली से दैट v1 इज ग्रेटर देन v2। व्हाई v1 इज ग्रेटर देन v2? बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन द रेयर मीडियम देन द डेंसर। तो आपकी यहां पे स्पीड कम हो जाएगी, यहां पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी। अब समझते हैं थोड़ा सा, देखो अगेन हमारा AB जो है, यहां पर AB जो है ये इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। AB इज योर इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट, AB योर इंसिडेंटिंग वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा तो जैसा मैं बार बार समझाते आ रहा हूं कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आर रेज, ये जो दिखाई दे रही हैं ये क्या है आपकी, ये रे हैं, समझ गए आप। तो हमने बोला कि एक जो रे है वो ए डैश है, ए डैश ए है, ये मान लो ए डैश ए, ये जो रे चल रही है, ठीक। और दूसरी हमने माना कि आपकी कोई भी ले लीजिए, आप यहां से मान लीजिए बी डैश बी, ये बी डैश बी है, ठीक। जब आपकी बी डैश बी पहुंच रही, अब ये क्योंकि वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट किसी एंगल पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, एंगल पर, तो एंगल पर आ रहा, हमने माना कि इंसिडेंटिंग एंगल इज आई, इंसिडेंटिंग एंगल इज आई। जब ये इंसिडेंट करेगा तो आप जरा नोटिस करिए कि आपकी ये जो रे है ए डैश जो है वो तो सरफेस पर आ जाएगी, दोनों मीडियम की सरफेस पर आ जाएगी, लेकिन ये बी डैश रास्ते में रह गई, ये कहां रह गई, पीछे रह गई, राइट। अब आप क्या करेंगे कि यहां से आपने देखा कि आपका ए से जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखो पहले हम ये देखते हैं कि जितनी देर में लाइट बी से सी पहुंचेगी, कितनी देर में लाइट बी से सी पहुंचती है, तो आपने बोला कि सर वो टी टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है, टी टाइम। तो क्या उस टी टाइम में मेरी रे ए से आगे निकल जाएगी, है ना, रिफ्रैक्शन होगा तो जब टकराएगी तो टकराने के बाद वो दूसरे मीडियम में एंटर भी तो करेगी, रुकेगी थोड़ी रहेगी, इंतजार थोड़ी करेगी कि दूसरी वाली वेव भी आ जाए फिर साथ में मिलकर चलते हैं। भाई लाइट आई, लाइट एंगल पे आ रही है, किस पे आ रही है, एंगल पे, हमको प्रूफ करना है इसलिए मान रहे हैं। तो पहली वाली वेव तो क्या हो गई, पहली वाली रे तो क्या हो गई, इंसिडेंट हो गई। दूसरी वाली रे इंसिडेंट होती तब तक पहली हो चुकी थी, तो दूसरी वाली तो अभी और चलना बाकी था, तो पहली वाली रुकी थोड़ी रहेगी, पहली वाली निकल जाएगी ना आगे, कि पहली वाली इंतजार कर रही है, बढ़िया, बोले यार साथ ही साथ निभाना वाला मामला, कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी पहली वाली वेव या रे ये निकल जाएगी आगे, दूसरी वाली यहां से ट्रेवल करेगी सी तक, ठीक। कितना टाइम लेगी, मैंने माना टी टाइम लेगी, तो टी टाइम में ही हमारी ये वाली यहां से ए से ई पहुंच जाएगी टी टाइम में, राइट। अब क्या होगा, सुनिएगा, यहां पर स्पीड कितनी है, यहां पर स्पीड है v1, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि b से c की जो डिस्टेंस होगी वो v1 इंटू टी हो जाएगी। अभी मैंने आपको समझाया, रिफ्लेक्शन के मामले में पढ़ रहे थे तब समझाया था कि जब आप b से c तक जाएंगे मतलब आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, तो डिस्टेंस BC इज स्पीड इनटू टाइम। नाउ फर्स्ट रे इज मूविंग फ्रॉम A टू E इन टाइम t, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि व्हाट इज AE क्या हो जाएगा, AE इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब सेकेंड मीडियम में स्पीड कितनी थी, v2, हमने पहले ही बोल दिया था इस मीडियम में स्पीड कितनी, v2 है, और टाइम कितना लिया इसने, t टाइम लिया ट्रेवल करने में, तो AE जो आएगा वो v2 इंटू टी आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या होगा, जब तक ये यहां पहुंचेगी ये वाली रे हमारी ई पर आ चुकी होगी, अगेन आप सी से ई को मिला दीजिए तो ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। यहां पर बात, ये एंगल अगर आई है, ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल आई होगा, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और अगर ये एंगल आपका आर है, यहां देखो आर दिख रहा है ना, ये अगर ये फाइल आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी हमको जो है क्लियरिटी थोड़ी कम दिख रही है, तो एक्चुअल में एनसीईआरटी का डायग्राम लिया हुआ है इसलिए ऐसा है। आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली क्या करें, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना है फिजिक्स बाय भवेदी सर,
उसको आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। टेलीग्राम का फ़ायदा ये है कि टेलीग्राम पे आपको पुरानी चीज़ें जो है वो भी दिख जाती हैं, लेकिन व्हाट्सएप में जो अपकमिंग ग्रुप में जो आप चीज़ें ऐड करते हैं वही दिखाई देती हैं, राइट। तो आपको ये दोनों काम आएंगे। वहाँ पर आपको बहुत क्लियर कट पिक्चर दिखाई देगी, पूरी PDF में वहाँ पर शेयर कर दूंगा, राइट। इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी। अब ये अगर एंगल R है, ये एंगल अगर R है तो ये वाला एंगल कितना है 90, आपको मैंने अभी समझाया था। ये वाला एंगल 90, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर 90 है तो ये वाला एंगल बन जाएगा 90 माइनस, इसको आपने A रख दिया तो एक्चुअल में ये कितना, ये 90, तो ये बनेगा 180 माइनस 90 माइनस A, और ये आपका, ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 90 माइनस A, और ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसको देखें तो ये 90 बनाने से कौन रोक रहा था, इसको R रोक रहा था, तो ये हो जाएगा केवल आपका R। A बराबर कितना हो जाएगा R। अगर आप इसको डायरेक्टली लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे करें तो भी कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपका एंगल हो जाएगा R, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा इसको समझते हैं। क्या हमने ये बता दिया कि व्हाट इज द डिस्टेंस AE आपका V2 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। हमने BC भी बता दिया, BC कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा V1 इंटू टी, ठीक। ये दोनों आपको क्लियर है, ये दोनों बातें आपकी क्लियर है। अब समझिएगा यहाँ से, अगर मैं ट्राइंगल ABC में डायग्राम फिर से बना दूं क्या, थोड़ा सा जैसा पहले बनाया था डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं थोड़ा। ये आपका B है, ये आपका A है, ठीक है। ये आपका A हो गया, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका I एंगल हो जाएगा, तो ये भी एंगल I हो जाएगा। ये जब रे मूव करेगी तो यहाँ चली जाएगी, ये हो जाएगा R, और ये हो जाएगा आपका, ये आपका पॉइंट हो जाएगा E, ठीक। ये वाला आपका पॉइंट है C, ये एंगल आपका R है ना। यही था हमारा डायग्राम। यहाँ स्पीड V2 थी, यहाँ आपकी स्पीड V1 है। दिस A इंटू E इज, ये आपका V2 इंटू टी है, और ये है आपका V1 इंटू टी, ठीक। अब आप ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल आप देखिए ABC, ABC में आप साइन I लगाइए। जब आप ABC में साइन I लगाओगे तो परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है ना। तो इसके सामने वाला एंगल अगर आप देखो, सामने वाली साइड देखोगे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो हो गई BC। कौन सी हो गई, BC। और हाइपोटेन्यूस कौन सा हो जाएगा, AC, क्योंकि एंगल ये है, ये एंगल नहीं है ना, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो ये हो गया AC। दूसरा ट्राइंगल देखो AEC, AEC में देखोगे तो 90 डिग्री ये, और एंगल आपका ये, तो यहां से आप साइन R लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब AE डिवाइडेड बाई AC, AE डिवाइडेड बाई AC, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ठीक। BC की वैल्यू V1 इंटू टी, AC रहने दिया, AE की वैल्यू V1 इंटू टी, ये आपने AC रहने दिया। जब आप दोनों इनको डिवाइड करेंगे, किन को, साइन बाई कॉस करेंगे, तो साइन बाई कॉस बोल दिया, साइन I बाई साइन R करेंगे तो AC से AC कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा V1 इंटू टी डिवाइडेड बाई V2 इंटू टी, टी से टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा V1 बाई V2। क्या आप लोगों को ये रिलेशन पता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। जितना ज्यादा डेंसर होता है स्पीड उतनी कम होती है। तो कैन आई राइट हियर म्यू टू बाई म्यू वन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, μ12, ठीक है। तो आपका ये चीज जो होती है क्या होती है, ये होती है कांस्टेंट, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि साइन I बाई साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक। और आपका यही तो स्नेल्स लॉ होता है कि साइन I बाई साइन R का रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। बस हमने प्रूव कर दिया। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव करता है, ठीक है। अगर आपकी एग्जाम में आती तो आपको इतना ये लिखकर आना पड़ेगा, ठीक, तभी आपका ये सही हो पाएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। एक न्यूमेरिकल है, उसको देख लेते हैं क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल, फिर बात करेंगे आगे। लिखा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंटिंग फ्रॉम एयर। ये देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगर क्लियर नहीं दिखता है तो। लाइट रे जो है वो कहां से जा रही है, मोनोक्रोमेटिक, एयर टू ग्लास। रे जो है, लाइट जो है वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही है, एयर टू ग्लास ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और आपको बोला गया है कि एयर में जब है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 600 नैनोमीटर है। और फिर बोला गया है कि व्हाट आर दी लैम्डा कॉमा फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन म्यू जी इज 1.5। अब म्यू जो है ना, म्यू
म्यू को मैंने आपको बताया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, पहली चीज। दूसरा कि म्यू को अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिखते हैं म्यू 1 2 बराबर कितना लिखते हैं, तो लिखते हैं म्यू 2 बाई म्यू 1, राइट। और अगर कहीं पर ऐसा लिखा म्यू ग्लास, ऐसा लिखा, एक गिवन भी है जो कि 1.5, तो भाई साहब ध्यान रखना ये एयर के रिस्पेक्ट में होता है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी एक बात मेरी तरफ से सुनिएगा कि लाइट जो है, बहुत ध्यान से सुनो, डायरेक्ट सुन लो, याद रख लेना है ना, लिख नहीं रहा हूं मैं। Whenever light travels from one medium to another medium, मतलब लाइट जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, then the frequency of light is constant, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी में, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। If light changes medium, then the frequency remains constant, सिंपल सी बात कि उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती है। अब मुझे ये बात पता है कि ये भी रिलेशन, तो अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, म्यू ए जी को मैं ऐसा लिख सकता हूं कि म्यू जी बाई म्यू ए, म्यू जी बाई म्यू ए। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं उल्टा, वी इन एयर और डिवाइडेड बाई वी इन ग्लास, ये लिख सकता हूं। तो वी इन एयर कितना होता है, सी, और ये कितना हो जाएगा, वी जी। क्लियर? तो ये आपको करना है, अभी हम करेंगे इसको, ठीक। अभी हम समझते हैं, मैंने जो बताया वो ध्यान रखिएगा। लेमडा गिवन है आपको म्यू गिवन है। हम जानते हैं सी बराबर न्यू लेमडा, क्या होता है, सी बराबर हम पहले से जानते थे न्यू इंटू लेमडा, ठीक। सी हमें एयर में पता है कितना होता है, हमें लेमडा एयर में दिया है 600, तो क्या मैं निकाल सकता हूं कि न्यू या फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, आवृत्ति जो होती है वो कितनी हो जाएगी, तो आवृत्ति हो जाएगी सी बाई लेमडा। कितना हो जाएगा, सी बाई लेमडा, इधर आ जाएगा नीचे। तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, सी इंटू मतलब इतना आ गया 14 हर्ट्ज, ठीक। अब मुझे ये रिलेशन जो मैंने अभी आपको बताया, ये यहाँ नीचे लिखा हुआ देखो, रिलेशन जो हम अभी बात कर रहे थे, ये रिलेशन म्यू ए बाई म्यू जी या म्यू जी बाई म्यू ए इक्वल टू सी बाई वी जी। सी मुझे पता है, मुझे इसकी वैल्यू 1.5 पता है, कैन आई फाइंड वी जी? यस, हम लोग वी जी की वैल्यू निकालेंगे तो वी जी निकल के आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखो ये प्रूफ भी कर रहा है, जब एयर था, क्या था, एयर थी, मतलब एयर थी, तो सी कितना है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब यही ग्लास हो गया, क्या बन गया ये ग्लास, तो ग्लास ज्यादा डेंसर होता है ना, ऑप्टिकली डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ग्लास की, तो वीजी कितना आया, वो आया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आई? जितना ज्यादा डेंसर, क्या बोला, जितना ज्यादा डेंसर वैसे ही वेलोसिटी जो है वो कम, जैसी डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम। अब हमें क्या निकालना था, यहां पर हमें वेवलेंथ भी फाइंड आउट करनी थी। वेवलेंथ किस में फाइंड आउट करनी थी, तो वेवलेंथ हमें पता करनी है ग्लास में। तो ग्लास वाला फॉर्मूला लगाओ ना, सी बराबर क्या होता है, न्यू इंटू लेमडा। तो यहां लिख दो वी जी, है ना, यहां पर क्या लिख दो आप, वी जी लिख दो। फिर आप क्या लिख दीजिए इधर, एक सेकेंड, फिर आप यहां पर लिख दीजिए, देखो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्लास। ये कितना निकला अभी आपका, 2 × 10⁸। ये कितना था, फ्रीक्वेंसी आपने निकाली थी अभी कुछ समथिंग 14 पावर, 5 × 10⁻14, 5 × 10⁻14 इंटू लेमडा ऑफ ग्लास। तो लेमडा ऑफ ग्लास जो है वो कितना है, लेमडा ऑफ ग्लास जो आपका ये आएगा 400 नैनोमीटर। कितना आएगा, 400 नैनोमीटर, ठीक। एयर में कितना था, एयर में था 600, एयर में था 600 नैनोमीटर, और इसमें इतना। तो क्या मैं यहां से एक चीज और बोल सकता हूं कि म्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के भी। क्यों ऐसा कहा गया है, म्यू लेमडा के इनवर्सली, देखो म्यू अगर ज्यादा तो लेमडा कम, म्यू कम तो लेमडा ज्यादा, तो ये बता सकते हैं। और यही आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/वेलोसिटी के, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे, अगली साइड पे आते हैं। अब आपका एक पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं इसको, सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन को हमको समझना है। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल या सुपरपोजिशन क्या होती है, तो देखो ध्यान से सुनना कि अगर मान लीजिए किसी माध्यम में, किसी मीडियम में एक से ज्यादा वेव चल रही है ना, किसी मीडियम में एक से ज्यादा वेव चल रही हैं, तो क्या होता है जब वो वेव चलती हैं और अगर उनकी फ्रीक्वेंसी या फेज डिफरेंस या तो जीरो या कांस्टेंट है, तब वो एक दूसरे को ओवरलैप करने लगती है या एक दूसरे को सुपरपोज करने लगती है। अभी क्या सर, दो माध्यम सुपर ओवरलैप फलाना ठिकाना, इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं, उस थ्योरी को समझें आप।
देन हम बात करेंगे आगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो डायग्राम से ही समझो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वेव चल रही है जैसे आपकी ये, ठीक है, ये आपकी एक वेव है, और एक और वेव आ गई साथ में, एक और वेव आ गई। अब ये दोनों एक ही जगह पे चल रही है। अभी तो मैंने अलग अलग बना के समझाया, पर अगर मान लीजिए एक ही जगह चल रही होती तो ये जो वेव है ना, ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाती। इसको मैं ऐसे समझाऊं कि वाटर होता है, वाटर एकदम, आप कहीं अच्छा बड़ा टब वगैरह लीजिए, उस टब में पूरा पानी भर दीजिए और उसको स्टिल रखिए, मतलब बिल्कुल एकदम हिलना नहीं चाहिए, वो वाटर जो है वो हिलना नहीं चाहिए। उसके ऊपर आप उसको ऐसे प्रेस करिए, हल्का हल्का ऐसा प्रेस करिए, है ना, बिल्कुल हल्का हल्का प्रेस करना है। तो पहला प्रेस करेंगे तो वेव जनरेट होंगी। क्या जनरेट होंगी? वेव। अब वो जिस तरीके से वेव चल रही ना, आप अपना हाथ भी ऐसे ऐसे करिए और धीरे धीरे अपने हाथ का एम्पलीट्यूड बढ़ाते जाइए। तो क्या होता जाएगा, जो वेव होगी ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। तो ये क्या कहलाता है कि जब आपने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया, देखो एक डिस्टर्बेंस मतलब पहली बार में जब आपने ऐसे किया था तो ये वेव बन गई, ठीक। आप दूसरी बार में फिर कर रहे हो तो फिर आपकी कौन सी वेव बन गई? 2। आप तीसरी बार और कर रहे हो तो ये क्या होती जा रही है? लगातार आपकी वेव बनती जा रही। इसको मैं और इजी वे में समझाता हूं आपको। मान लीजिए एक बहुत मोटी रस्सी है आपके पास, रस्सा जिसको कहते हैं, उसको आप हिलाना चाहते हैं ऐसे, इसमें वेव जनरेट करवाना चाहते हैं, तो आप एक बार देंगे तो थोड़ी सी वेव जनरेट होगी, लेकिन वो वेव जाएगी और वापस आपके पास आती है, झटका मारती है आपको। जब वो वेव जब अपना क्रस्ट बना रही होती है, ऊपर क्रस्ट बनाती है, तब आप भी क्रस्ट बनाइए, फिर उसको झटका दीजिए नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर नीचे। वो जो वेव का जो क्रस्ट और ट्रफ बना रही है, उसी समय अपने भी क्रस्ट और ट्रफ बनाइए ऐसे। तो आपका क्या होगा, पहली बारी वाली वेव इतनी बड़ी होगी, दूसरी बार आप फिर एक बार झटका जब देते हैं तो इतनी बड़ी होगी, लेकिन जो उस रोप में, उस रस्से में जो वेव आपको दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी। समझ में आई? मतलब जो आपकी वेव बनेगी, नई वेव जो बनेगी, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो बढ़ जाएगा। पहली बार में आपने इतना दिया, फिर आई तो फिर इतना दिया, तो दोनों को मिलाकर कितना बन जाएगा? इतना। तो ये चीज ये कहलाती है सुपरपोजिशन। क्या कहलाती है? सुपरपोजिशन। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो देखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो वेव आपकी क्रस्ट बनाती, क्रस्ट मतलब श्रृंग भी कहते हो, श्रृंग बनाती है, तब आपको भी श्रृंग ही बनाना पड़ेगा, तो ही वो वेव ऊपर नीचे होगी। अदरवाइज वो श्रृंग बना रही थी, क्रस्ट बना रही थी, आपने नीचे की तरफ खींच दिया तो उसका क्रस्ट खत्म हो जाएगा। समझ में आई? तो जो दोनों वेव हैं वो दोनों वेव सेम फेज में चलना चाहिए। सेम फेज मतलब फेज किसको कहते हैं? मैंने आपको एसी, जब एसी वगैरह पढ़ाया तो बहुत समझाया था कि फेज किसको कहते हैं। तो आप जो फेज हैं, जैसे मान लो कि एक वेव ये हो गई आपकी और एक वेव हो गई आपकी ये, ठीक दिखाई दे रही है आपको दो वेव्स, ये एक वेव हो गई और एक वेव ये हो गई। अब दोनों कहां से शुरू हुई? 0 से शुरू, मतलब दोनों सेम फेज में है, ठीक है, दोनों सेम फेज में है। वहीं अगर मान लो कि ये जो वेव है, एक वेव और बनाता हूं मैं जो यहां से शुरू होती, समझे? ये जो ब्लैक कलर की तीसरी वेव दिखाई दे रही है आपको, ये कहां से शुरू हुई? थोड़ी बाद से शुरू हुई। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल का गैप आया वो कहलाता है फेज डिफरेंस। क्या कहलाता है? फेज डिफरेंस, ठीक। तो सुपरपोजिशन बनाने के लिए, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए, ये जो फेज डिफरेंस है जिसको आप फाई से डिनोट करते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे। ये जो फाई है ना, या तो ये 0 होना चाहिए या ये कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक। या तो वो सब साथ में निकले वेव तो बढ़िया सा श्रृंग और गर्त और आपके ट्रफ और क्रस्ट बनेंगे, या फिर वो जो अगर पहली बार में अगर उसमें π/2 का डिफरेंस है, पहली बार में अगर π/5 का या π/4 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हर बार मेंटेन रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरीके से सुपरपोजिशन, आपको इतना ज्यादा वो नहीं करना है, आपने 11th में पढ़ी होगी वेव्स, वहां पर ये सब समझाया जाता है। हम देख लेते हैं केवल हमारा डायग्राम क्या बोल रहा है। व्हेन, डेफिनेशन देखिए, व्हेन 2 और मोर, जब 2 या 2 से ज्यादा सिमिलर वेव्स प्रोपोगेट्स इन अ मीडियम साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ एक ही मीडियम में साइमल्टेनियसली जब चलती हैं, देन एट एनी पॉइंट of the resultant displacement is equal to the vector sum of the displacement produced by individual waves। ये आपका y1 था, ये आपका y2 था, तो ये जो आपका रिजल्टेंट आया, ये जो आया वो कितना आया? तो ये आया y1 प्लस
y2 और ये किस फॉर्म में, तो ये वेक्टर फॉर्म में आया। इसने लिखा है कि सुपरपोजिशन में जो एम्पलीट्यूड या डिस्टर्बेंस होता है वो वेक्टर फॉर्म में एडिशन करना है आपको, तो आपने बोल दिया कि हम लोगों ने ऐड कर दिया। देखो यहां पर भी आप बना सकते हैं, समझ गए बात, ये सुपरपोजिशन कहलाता है। ठीक है, इसको और समझते हैं। अब क्या होता है समझिएगा, ये दो वेव मैंने आपको समझा दी। अब इसमें तो ये क्या हुआ, एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा मिल गया, मतलब आपको जो आयाम है वो बढ़ के मिल गया। पर मान लो कि एक वेव ऐसे चल रही थी और दूसरी वेव जो है वो ऐसे चल रही थी। ठीक, एक वेव आपकी ऐसे और दूसरी वेव आपकी ऐसे, तो जो इनका रिजल्टेंट मिलेगा, वो आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना आपका प्लस में था उतना ही इधर माइनस में, इधर माइनस का प्लस बना तो ये प्लस का माइनस बन गया, मतलब रिजल्टेंट जो आपको मिलेगा y जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0। समझ गए, क्योंकि यहां पर y1 जो है वो पॉजिटिव था, y1 कैसा था, पॉजिटिव, और y2 जो था वो कैसा था, y2 नेगेटिव था। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अल्टीमेटली जो आपका रिजल्टेंट आया वो 0 आ गया। तो हम ये बोल रहे हैं कि इन दिस फिनोमिना द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट सम पॉइंट एंड मिनिमम इंटेंसिटी एट सम अदर पॉइंट, ठीक है, दिस इज द फिनोमिना ऑफ, कहीं पर मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल जाएगी तो कहीं पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, कम मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है। ठीक, इस सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड है आपका इंटरफेरेंस। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, फिर इंटरफेरेंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखो सुपरपोजिशन का मैंने यहां पर दो डायग्राम लिए हुए हैं। सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, यहां पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कंस्ट्रक्टिव, और ये लिखा है डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या, कि दो वेव चली, इसका एम्पलीट्यूड a, ठीक है, और इसका भी एम्पलीट्यूड कितना, a, इन दोनों का एम्पलीट्यूड a, तो जो हमें रिजल्टेंट मिली वेव उसका एम्पलीट्यूड 2a, कितना, 2a। और जब हम बात करते हैं इसका एम्पलीट्यूड, ये दो वेव जो चल रही है अपोजिट फेज में चल रही है, ये दोनों सेम फेज में थी, किसमें थी ये, सेम फेज। सेम फेज मतलब दोनों सेम टाइम पे शुरू होती है। ठीक, और यहां पर जो है वो ऑपोजिट फेज है। ऑपोजिट फेज का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट फेज का मतलब होता है कि वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री डिफरेंस पे, और यहां पर फेज डिफरेंस 0। पहली वेव जब ऊपर चल रही थी तो दूसरी वेव नीचे चली, पहली वेव का जब प्लस a आया तो दूसरी वेव का माइनस a आया, इसका जब माइनस बना तो पहली वाली वेव ने प्लस बना दिया। समझे, तो जब मैं इसका रिजल्टेंट देखता हूं तो ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला माइनस दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और आपको वेव जो है वो स्ट्रेट लाइन या बिना किसी इंटेंसिटी की मिल जाती, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बोला था कि y जो होता है वो y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होता है। अगर ये आपका प्लस का a है और ये अगर माइनस का a है तो रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, 0, खत्म गेम। ऊपर वाले में क्या हो रहा है, ऊपर वाले का अगर आप लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि y जो होगा, y कितना होगा, तो y1 प्लस y2 होगा। ठीक, दोनों जो हैं ये भी प्लस का है एक ही डायरेक्शन में और ये भी प्लस का a है एक ही डायरेक्शन में, तो हो जाएंगे 2a, खत्म गेम। समझे बात, तो ये होता है आपका सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी पर बेस्ड आपका इंटरफेरेंस समझेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।